बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो टॉपिक है वो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से है। 516A और 517 CRPC उसके हवाले से है। और ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए तो है, ये स्पेशली जो यंग लायर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यंग लायर्स को पता है कि जब वो क्रिमिनल प्रैक्टिस का आगाज़ करते हैं तो ज़्यादातर जो उनके पास शुरू में केसेस आते हैं या सीनियर जिन केसेस में उनको भेजते हैं वो सुपुर्दारी के हवाले से होते हैं। तो आज हम सुपुर्दारी के दोनों एस्पेक्ट, जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि प्रैक्टिस के अंदर सुपुर्दारी कैसे हासिल की जाती है, क्या क्या उसके लिए ज़रूरियात होती हैं, और उसके बाद सेकेंडली क्या है, उसके बाद सेकेंडली थ्योरेटिकल इसका क्या पर्सपेक्टिव है, वो हम दोनों चीज़ों के हिसाब से इसको देखेंगे। तो हमारे आज का जो लेक्चर का आउटलाइन है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम 516A उसको इलेबोरेट करेंगे और देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्यों सुपुर्दारी का कंसेप्ट रखा गया है, और उसके बाद प्रॉपर्टी टू बी गिवन, कौन सी प्रॉपर्टी। यहां पर एक चीज ध्यान में रख लें कि यहां पर उस प्रॉपर्टी की हम बात करें जो कि सब्जेक्ट मैटर है किसी भी अफेंस का, जो किसी अफेंस में यूज हुआ है। अगर कोई एक्सीडेंट फॉर एग्जांपल हो जाता है, उसके अंदर एक जो गाड़ी है, अब क्या उसकी कस्टडी दी जा सकती है? नहीं। ये अगर कोई शख्स, कोई रॉबर, कोई डकैत, कोई चोर पकड़ा गया तो उससे कोई प्रॉपर्टी बरामद हुई है, अब वो किसको दी जाएगी और किस असूल की बुनियाद पर दी जाएगी। उसके अलावा अगर कोई असलहा जो किसी जुर्म में इस्तेमाल हो गया या कोई मंशियात जो किसी जुर्म में पकड़ी गई, अब इसके हवाले से क्या है, किसको इसकी सुपुर्दारी दी जा सकती है और किसको इसकी सुपुर्दारी नहीं दी जा सकती। तो दरहकीकत हम ये पढ़ना चाहते हैं कि जब किसी भी मुकदमा के दौरान अगर पुलिस किसी सामान की कस्टडी हासिल कर लेती है तो वो कस्टडी उस पुलिस से किस तरह वापस ली जा सकती है, कौन वो कस्टडी हमें दे सकता है, ये चीज़ें आज हम देखना चाहते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्पोजल ऑफ द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, जैसे आपका असला है या किस किस्म की चीज़ें हैं, बारूद वगैरह, तो अगर ये बंदे किसी से पकड़ी जाती है तो क्या इसका कोई वापसी का हल है या नहीं, तो क्या इसका तरीक़ाकार है वो देखेंगे। और उसके बाद नारकोटिक्स, मंशियात, इसका क्या असूल है, मंशियात के साथ किस तरह उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और उसके बाद नेचर ऑफ द ऑर्डर। अब एक चीज़ वही सेम मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि जहां पर लॉ क्लियर है, कोई चीज़ लॉ में मौजूद है, हमें वहां पर केस लॉ की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती। तो ये चीज़ें लॉ के अंदर 516A के अंदर मौजूद थी, हमने इलेबोरेट करनी है। और फिर जो चीज़ ये नेचर ऑफ ऑर्डर, कि इसकी नेचर क्या है, ये अपीलेबल है या रिविजनेबल है, वो हम देखेंगे 1973 PCRLJ 626 उसके हवाले से। फिर हम आ जाएंगे 517, क्योंकि नॉर्मली इस किस्म का सवाल आता है कि जो डिफरेंस है 516A और 517 में जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो जब हम उस डिफरेंस की बात करेंगे तो हम वो देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, और फिर क्या इसके अंदर टाइम पीरियड क्या है कि किसी भी शख्स को प्रॉपर्टी कब दी जा सकती है, ये दरख्वास्त कब दी जाएगी और कितने अरसे बाद उसको प्रॉपर्टी दी जा सकती है। उसके बाद डिफरेंस और इसकी नेचर देखेंगे, और फिर किसको ये प्रॉपर्टी दी जाएगी केस लॉ के हवाले से देखेंगे 2016 PCRLJ 437, और फिर किसको नहीं दी जाएगी 2011 PCRLJ 729। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक केस लॉ हम डिस्कस करेंगे जो कि बलूचिस्तान के लोग स्पेशली, और फिर हमारे जो पेशावर के लोग के जहाँ पर नॉन कस्टम गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर उनको जब चलाया जाता है तो अगर वो किसी जुर्म में इस्तेमाल होती है पकड़ ली जाती हैं, तो क्या उनकी कस्टडी ली जा सकती है या नहीं। अगर ली जा सकती है तो किस असूल की बुनियाद पर ली जा सकती है। 2013 YLR 2088 पेशावर हाई कोर्ट, इस फैसले के हवाले से हम देखेंगे। उसके बाद डिटेंशन ऑफ बस 2005 PCRLJ 1510, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। बेसिकली इसमें एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल सेट किया गया था सुपुर्दारी के हवाले से, और ये लास्ट ईयर आपका जो मजिस्ट्रेट का पेपर है इसका लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें ये क्वेश्चन आया भी था। तो उस हवाले से हम ये देखेंगे, क्योंकि प्रोपोजिशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा किसी न किसी केस लॉ, किसी न किसी एक्सप्लेनेशन या किसी न किसी इलस्ट्रेशन के हवाले से आपको दिए जाते हैं, और ये देखा जाता है कि क्या आप उस एग्जैक्ट लॉ को जाकर देख सकते हैं या नहीं, आप उसको जज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये उसका बेसिक मकसद होता है। तो अब थोड़ा सा इशू क्या आ रहा था कि क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी लेंथी होते हैं, अगर हर सेक्शन को मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा क्या होगा, उसके लिए इशू हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया है कि मैंने आउटलाइन आप लोगों के लिए लिख दी है, अब मैं सेक्शन रीड आउट कर दूंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जल्दी से, जो ये रेगुलर लिसनर है मेरे, वो इस तरह करें कि यहीं पर वीडियो को पॉज करें और उसके बाद जो CRPC की बुक है, जो बेयर एक्ट है, वो आप लोग उठाकर ले आए, अपने साथ रखें, और मैं रीड आउट करता हूं तो आप उसको समझने की कोशिश करें साथ साथ। अच्छा जनाब, हमने कहा है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है और प्रॉपर्टी टू बी गिवन कौन सी होगी, किस प्रॉपर्टी का जिक्र यहां पर हो रहा है, ये सारी बातें कहां से देखनी है,
516A से हम देखेंगे। तो अगर हम 516A को देखें तो व्हेन एनी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, तो किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की कि किसका हो क्या हुआ है कि रिगार्डिंग विच क्या हुआ है, रिगार्डिंग विच एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। हम उस प्रॉपर्टी की यहां पर बात कर रहे हैं कि जिसके हवाले से कोई जुर्म हुआ है, वो प्रॉपर्टी हमारा यहां पर जो है वो ज़ेरे गौर है कि उस प्रॉपर्टी की स्पुर्दारी। अब ये स्पुर्दारी क्या होता है, स्पुर्दारी होता है कस्टडी देना किसी चीज को। यहां पर से कुछ अलग अलग लफ्ज हैं, एक है रिलीज, एक है स्पुर्दारी, एक है डिस्पोजल। पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, इस मेन सेक्शन की तरफ जाने की तरफ हम पहले किस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि एक चीज क्या है, एक है स्पुर्दारी, स्पुर्दारी के बाद एक है डिस्पोजल, और डिस्पोजल के बाद एक है रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब डिस्पोजल की अगर हम बात करें तो दर हकीकत ये स्पुर्दारी भी डिस्पोजल है और ये डिस्पोजल, ये दोनों डिस्पोजल के अंदर ही आ जाते हैं। लेकिन स्पुर्दारी क्या है, स्पुर्दारी है टेम्परेरी डिस्पोजल। टेम्परेरी डिस्पोजल का मतलब क्या है कि जब कोई प्रॉपर्टी जो किसी जुर्म में इस्तेमाल हुई होती है या किसी जुर्म के साथ रिलेटेड होती है, वो किसी को आर्जी तौर पर दे दी जाती है। और आर्जी तौर पर कब दी जाएगी, मुकदमे की पेंडेंसी यानी कि ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द ट्रायल, जब वो प्रॉपर्टी किसी को दी जाती है आर्जी तौर पर, तो ऐसे देने को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पुर्दारी या टेम्परेरी डिस्पोजल या टेम्परेरी कस्टडी। उसके बाद डिस्पोजल, डिस्पोजल में क्या चीज आ जाती है, डिस्पोज ऑफ कर देना। एक तो ये चीज है कि जिस बंदे की चीज थी, स्पुर्दारी में क्या चीज देखी जाती है, स्पुर्दारी में देखा जाता है पोजेशन। यहां पर एक चीज ध्यान में रख ले, पोजेशन देखा जाता है, ओनरशिप नहीं देखी जाती। क्रिमिनल कोर्ट्स का काम नहीं ओनरशिप देखना, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट चलता था कि जी लास्ट पोजेसर, हम उसको भी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि हर बार ये लास्ट पोजेसर को नहीं दी जाती। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि एक शख्स चोर है, उससे चोरी की गाड़ी पकड़ी गई है, तो लास्ट पोजेसर तो वही है, तो क्या चोर को गाड़ी वापस कर दी जाएगी, हरगिज नहीं की जाएगी। तो लास्ट पोजेसर का असूल देखा जाता है, लेकिन लास्ट पोजेसर के साथ जो चीज देखी जाती है वो देखा जाता है कि प्राइमा फेशाए इसका पोजेसर, कि जो प्राइमा फेशाए लाफुल पोजेसर, खाली पोजेसर नहीं। यहां पर स्पुर्दारी किसको दी जाती है कि एक जो बंदा प्राइमा फेशाए, प्राइमा फेशाए क्या है, ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, और प्राइमा फेशाए में भी क्या था, वो लाफुल पोजेसर था, लाफुल तरीके से वो चीज इस्तेमाल कर रहा था, चोरी डकैती इस तरह करके उसने चीज अपने पास नहीं रखी थी, तो उस शख्स को स्पुर्दारी दी जा सकती है। और डिस्पोजल में क्या है, डिस्पोजल का यह मतलब है कि किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज, ऑल दो स्पुर्दारी में भी डिस्पोज ऑफ किया बट टेम्परेरी। यहां पर डिस्पोजल का मतलब क्या है, यहां पर डिस्पोजल का मतलब यह है कि वो जो आपके बेसिकली आपके जो नारकोटिक्स या एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, तो अब एक्सप्लोजिव मटेरियल को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, वो गवर्नमेंट के रेलेवेंट इदारे को दिया जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिया जाता है, अगर आपका क्या है एक्सप्लोजिव मटेरियल है। और अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम बात करें नारकोटिक्स की, तो नारकोटिक्स को क्या किया जाता है, इसको हमेशा डिस्ट्रॉय किया जाता है, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। तो अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डिस्पोजल। तो डिस्पोजल अगर टेम्परेरीली किसी शख्स को हमने कस्टडी दी तो उसको क्या कहेंगे, स्पुर्दारी कहेंगे। और अगर सरकारी इदारे को दे दिया या नारकोटिक्स वगैरह वो वहां पर जाकर स्टोर कर दी तो ये हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो रिलीज, रिलीज का कंसेप्ट कहां पर आता है, ये जो दोनों बातें हमने पढ़ी थी ये तो हम पढ़े थे 516A के अंदर जो टेम्परेरीली था। लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी 517 की, तो 517 में क्या है, रिलीज मतलब अब क्या हुआ, केस कंक्लूड हो गया और परमानेंट एक जो प्रॉपर्टी है या उसको तबाह कर दिया गया या वो किसी के हैंड ओवर कर दी गई, तो यहां पर हम कहते हैं जी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, रिलीज हो गई है। तो रिलीज क्या है, परमानेंट डिस्पोजल को रिलीज कहेंगे और टेम्परेरी डिस्पोजल को क्या कहेंगे हम, स्पुर्दारी। तो दर हकीकत दोनों डिस्पोजल है। अगर वो डिस्पोजल, तो डिस्पोजल एक बड़ी टर्म है। डिस्पोजल अगर 516A में होगा तो स्पुर्दारी कहलाएगा, और अगर यही डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी 517 में होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिलीज। अब अगर मैं आपको टाइटल बताऊं तो आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी। 516A कहता है ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी,
और जो आपका 517 है वो क्या कहता है, वो कहता है ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अब दोनों डिस्पोजल हैं, तो अगर इसको मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान करूं तो इसको हम इस तरह करके लिख सकते हैं कि जनाब जो आपका डिस्पोजल है, अगर ये डिस्पोजल क्या है, अगर ये डिस्पोजल है आपका टेम्परेरी और 516 के तहत तो इसको क्या कहेंगे, स्पुर्दारी। और अगर ये डिस्पोजल आपने किया है 517 के तहत और 517 में कैसा डिस्पोजल होता है आपका, परमानेंट डिस्पोजल होता है, तो ये क्या कहलाएगा, रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर सवाल आए दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द स्पुर्दारी एंड द रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी, स्पेशली जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट के स्टूडेंट्स हैं वहां पर ये तीनों टॉपिक अलग अलग है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ये स्पुर्दारी को वैसे स्पुर्दगी लिखा हुआ है कि सर ये स्पुर्दारी भी है और ये रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी भी है, ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी भी है, तो क्या फ़र्क है। तो सेक्शन 516A और 517 दोनों डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। 516A टेम्परेरी डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, टेम्परेरी कब होगा, ड्यूरिंग केस, उसके साथ डील करता है। और 517 परमानेंट रिलीज के साथ डील करता है, परमानेंट डिस्पोजल के साथ डील करता है। तो ये आपको फ़र्क जहन में होना चाहिए कि डिस्पोजल के अंदर रिलीज और स्पुर्दारी का क्या फ़र्क है। अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, तो हम उस टॉपिक को दोबारा एक उसका जो है स्टैट्यूटरी वर्डिंग के हिसाब से थोड़ा सा लेकर चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने बेयर एक्ट्स खोल लिए होंगे और अब वो आपके सामने होंगे, अगर नहीं है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी साथ शेयर कर दूंगा CRPC का बेयर एक्ट अपडेटेड जो है, ताकि आप लोगों की आसानी के लिए वो आपके पास मौजूद होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी के अंदर। तो अब क्या चीज़ है जनाब, अब हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है, अगर हम 516A की स्टैट्यूटरी वर्डिंग पढ़ें, When any property regarding which, कौन सी प्रॉपर्टी, regarding which any offense appear to have been committed, कि जिसके मुतल्लिक कोई जुर्म हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी जिसके मुतल्लिक कोई जुर्म हुआ है, or which appears to have been used for the commission of offense, जो जुर्म में इस्तेमाल हुई है या जिसके हवाले से जुर्म हुआ है, मतलब जिस गाड़ी पर जाकर मैंने कत्ल किया है या जो गाड़ी कत्ल उसमें किसी चोरी के माल में पकड़ी गई है, किसी डकैती रॉबरी के माल में पकड़ी गई, दोनों की हम बात कर रहे हैं। इज प्रोड्यूस बिफोर एनी क्रिमिनल कोर्ट ड्यूरिंग एनी इंक्वायरी आर ट्रायल। अब यहां पर एक बात हमें पता चल गई कि ये जो हम बात कर रहे हैं 516A की, ये किसके दौरान डील करता है, ये डील करता है ड्यूरिंग इंक्वायरी। वो इंक्वायरी भी हो सकती है, आर क्या हो सकता है, आर ट्रायल। तो जो आपका 516A है ये डील करता है किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के साथ कि जिसके मुतल्लिक अभी तक फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट नहीं आया, तो कोई भी फैसला जो है, ये ट्रायल है, इंक्वायरी है, वो पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट। तो अब ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि पेंडिंग बिफोर द कोर्ट आपने प्रॉपर्टी वहां से निकालनी है, और प्रॉपर्टी कौन सी है जो किसी भी ऑफेंस में क्या हुई थी, प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो किसी भी आपका जो ऑफेंस है उसमें, ऑफेंस में या तो हुई थी वो यूज या उसका कोई ना कोई उस ऑफेंस के साथ क्या है, उस ऑफेंस के साथ कोई कनेक्शन है, ऐसी प्रॉपर्टी की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो फिर क्या है, कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट फॉर द प्रॉपर कस्टडी ऑफ सच प्रॉपर्टी पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल एंड इफ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू स्पीडी आर नेचुरल डिके। ऑब्जेक्ट की बात होगी जनाब। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी कि जो क्या है, जो स्पीडी या आपका नेचुरल डिके, कि ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो जल्द खराब होने वाली है, बहुत जल्द खराब होने वाली। जैसे अगर आपका लाइव स्टॉक है लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, जानवर। अब आपको जो लाइव स्टॉक है, ये जो जानवर हैं, इनका आपको पता है कि अगर इनका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ये तो डेफिनेटली मर जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई फल है, सब्जियां हैं, तो ये तो खराब होने वाली चीज़ें, पेरिशेबल है। अगर कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बस है, वैगन है, तो ये डिटोरिएट हो जाती हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो खड़ी खड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए एपेक्स कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं कि भाई इन चीज़ों को ख़राब होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। तो लिहाजा अदालतों को इख्तियार दे दिया कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पीडी या नेचुरल डिके है, इसको अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए आप उसकी स्पुर्दारी दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि स्पीडी या नेचुरल डिके जो किसी भी प्रॉपर्टी को, उसको क्या करना, उसको रोक देना। तो ये हमारे पास आ गया जनाब, इसका ऑब्जेक्ट भी आ गया और प्रॉपर्टी का भी जिक्र कर लिया। फिर आगे, प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस द कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर इट टू बी सोल्ड और हैंडेड ओवर टू द पर्सन
अदर देन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो अगर सॉरी, अगर यहां पर क्या है, यहां पर यह है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो एक्सप्लोजिव है, कोई गन है, कोई बंदूक, कोई बारूदी मवाद या कोई ऐसी चीज, तो उस सूरत में क्या है, तो उस सूरत में ये चीज क्लियर कर ले कि उसकी कस्टडी किसी भी सूरत में किसी शख्स को नहीं दी जाएगी और ना ही वो किसी शख्स को बेचा जाएगा। तो जो आपका एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होगा ये क्या है, ये नॉट सोल्ड है और कस्टडी नॉट गिवन, किसको, टू एनी पर्सन, किसी भी शख्स को इसकी कस्टडी नहीं दी जा सकती। तो किसको दिया जाएगा, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जब भी दिया जाएगा, आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो डिफरेंट जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, सिविल के आप देख लें, जो एम्युनिशन के साथ डील कर रहे होते हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड, ये XYZ, इस किस्म के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये उनको जो है वो जाकर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस दिया जाता है कि भाई ये पहले ड्यूरिंग जब आपका केस चलता है तो सेफ कस्टडी, और फिर जब केस खत्म होता तो उसका फाइनल डिस्पोजल होता है कि वो किसी सरकारी इदारे को वो चीज़ दे दी जाती है, डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। तो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस उसकी कस्टडी, मतलब अगर आपका कोई पिस्टल या आपकी कोई ऐसी चीज़ थी जो वहाँ पर यूज़ हो जाती है तो उसकी कस्टडी जो है वो किधर चली जाएगी, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ द नारकोटिक्स। अब नारकोटिक्स में क्या है, लिक्वर, आपका कोई भी शराब है, लेकिन इसमें क्या चीज़ें आ जाती है नारकोटिक्स में, या तो आपका इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर। इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर क्या होता है, जो नशा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जो लिक्वर होते हैं वो आपके मेडिसिन के लिए, उसकी बात नहीं कर रहे, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर की बात कर रहे हैं। या किसकी बात कर रहे हैं हम, कोई भी जो नारकोटिक्स है, डेंजरस नारकोटिक्स, कोई भी जो डेंजरस नारकोटिक्स, आजकल शीशा वगैरह चल रहे हैं, और उसके अलावा अफीम, चर्स, इस किस्म की भंग, पता नहीं कौन सी कई कई जो मंशियात है वो आपकी इस्तेमाल होती है। तो अगर कोई ऐसी चीज़, इसके बारे में ला के कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द प्रॉपर्टी इज डेंजरस ड्रग, इंटॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर और एनी नारकोटिक सब्सटेंस, अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो क्या किया जाएगा, उसके लिए फिर यह किया जाएगा कि ऐसी सारी चीज़ों से क्या कर लिया जाएगा, उनका सैंपल ले लिया जाएगा। उनका सैंपल लेकर लैब टेस्ट वगैरह करवाने के बाद इसी सैंपल को होल क्वांटिटी समझा जाएगा, और फिर बाकी के साथ क्या किया जाएगा, जो रिमेनिंग ड्रग्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर क्या हुआ, किसी भी मुकदमे के दौरान पुलिस क्या करती है, किसी भी मुकदमे के दौरान पुलिस कोई ऐसी चीज़ अपने कब्जा में लेती है कि जिसमें कोई चीज़ आपकी क्या है, इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर है, ड्रग्स है, नारकोटिक्स है, तो इन तमाम केसेस के अंदर क्या हो जाएगा, इन तमाम केसेस के अंदर स्पुर्दारी किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी, स्पुर्दारी किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। सैंपल, अब सैंपल क्या है, 10 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, एक पर्टिकुलर पर केजी सैंपल जो है वो क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, और वो सैंपल अपने पास सेव कर लिया जाता है। और जो रिमेनिंग ड्रग्स है उसको क्या किया जाता है, प्रैक्टिस में क्या होता है उन ड्रग्स के साथ, वो आप लोग बेहतर तौर पर जानते हैं। अभी मैं इस चीज़ें, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ये डिस्कशन करनी है वो हम जूम वाली क्लास पे कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ जनाब, यहाँ पर ये हो गया कि नारकोटिक्स का सैंपल सेव कर लिया जाएगा और फिर उसी सैंपल को समझा जाएगा कि ये होल क्वांटिटी है, और जो रिमेनिंग ड्रग्स है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको कर दिया जाएगा जनाब डिस्पोज ऑफ। तो अब ये हमने किस चीज़ को पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया 516A, जिसमें हमें 3 किस्म की प्रॉपर्टी का जिक्र मिला। एक तो वो प्रॉपर्टी जो गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई भी ऐसा चीज़ जो जिसके अंदर क्या है कि ज़ाया होने का ख़तरा है, जिसको एक नेचुरल डिके है, स्पीडी डिके है, जिसके अंदर उस चीज़ की कस्टडी दी जा सकती। किसको दी जा सकती है, जो प्रेमा फिशाए लाफुल पोजेसर था, चोर शोर को नहीं, जो लास्ट प्रेमा फिशाए लाफुल पोजेसर था उसको प्रॉपर्टी की कस्टडी दी जा सकती है। अगर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को वो दे दिया जाएगा, और अगर नारकोटिक सब्सटेंस है तो उसका सैंपल लेने के बाद रिमेनिंग को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। और ये सब कुछ कब है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल है, मतलब अभी तक तो केस का फैसला हुआ ही नहीं है कि ये असला उसका है या नहीं है, ये चीज़ उसकी है नहीं है। तो यहाँ पर जब बात आती है, किस चीज़ की बात आती है, नेचर ऑफ द ऑर्डर की, तो जहन में रख लें कि ये एक टेम्परेरी ऑर्डर है,
ये एक टेम्परेरी ऑर्डर है या एक इंटरम ऑर्डर आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली एक टेम्परेरी ऑर्डर है। तो जब भी कोई टेम्परेरी ऑर्डर की हम बात करेंगे तो टेम्परेरी ऑर्डर कभी भी अपीलेबल नहीं होते। तो ये क्या होगा, डेफिनेटली अगर 516 ए के खिलाफ आपने कोई भी रेमेडी यूज करनी है तो वो आपके पास ओनली रेमेडी कौन सी है, वो रिवीजन है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी ऑर्डर है जिसको फाइनल ऑर्डर के जरिए से रिवर्ट किया जा सकता है एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। तो लिहाजा ये टेम्परेरी ऑर्डर है। अगर ये आपको स्पुर्दारी ग्रांट की जाती है या स्पुर्दारी ग्रांट नहीं की जाती, दोनों सूरतों में आप क्या करेंगे, रिवीजन। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं। लास्ट टाइम मजिस्ट्रेट का ही जो पेपर है आपका पंजाब का, उसके अंदर एक प्रोविजन दी गई थी कि क्या मजिस्ट्रेट अपने स्पुर्दारी के ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये आया कि यार क्रिमिनल प्रोसीजर में तो रिव्यू है ही नहीं। तो सब लोगों ने कहा नो 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 नो। बट उसके ऊपर एक केस ला था और वो ये था कि अगर प्रीवियस ऑर्डर में मजिस्ट्रेट को फैक्ट्स ट्रूली ब्रीफ नहीं किए गए थे और फ्रेश ऑर्डर में उसको फैक्ट्स ब्रीफ किए गए हैं, तो इस सूरत में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, अपने उस ऑर्डर को रिव्यू करके स्पुर्दारी दोबारा दे सकता है। ये वो पॉइंट था जो लास्ट पेपर में आया था और अक्सर लोग इसको अटेम्प्ट नहीं कर सके थे, जो खास तौर पे मजिस्ट्रेट के पंजाब के कैंडिडेट्स हैं। और बलूचिस्तान वालों के लिए भी मेरी यही बात है कि वो इन चीज़ों को गौर से देखें कि अब वो बच्चों वाले सवाल नहीं आएंगे, ना ही सिंध के अंदर आएंगे। अब तरीक़ेकार चेंज हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने क्या किया, क्योंकि अभी मेरे पास जो करंट बैच चल रहे हैं वो सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के हैं, तो KPK वाले कहते हैं कि सर आप हमारा नाम नहीं लेते। तो अभी मैं उनके लिए भी सिलेबस वगैरह तैयार करूँ, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उनको भी हम क्या करेंगे, इस सारे सिलसिले में शामिल कर लेंगे। तो आपने इसको एक जनरल लुक में नहीं देखना, इसको आपने एक क्रिटिकल लुक में, एक आपने जस्ट एज अ लेजिस्लेचर देखना है और एक इंटरप्रेटर ऑफ द स्टैट्यूट के तौर पर आपने देखना है कि यार इसमें खामियां क्या है, और अगर वो ठीक है तो उसको आपने सही तरीके से इंटरप्रेट करना है। ये अब आप इस लेवल तक आपको आना चाहिए। तो ये हो गया जनाब हमारा ऑर्डर 516। तो अब हम बात करते हैं 517 की, कि ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी जो 517 के तहत होती है वो क्या, कब और कैसे। पहली बात आपको मैं बताऊं, जो मेन जो चीज है कि 517 कब होता है, ये होता है जनाब आफ्टर, कब होता है, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। तो जब आपका कोई भी ट्रायल है वो कंक्लूड हो जाता है, जब आपका ट्रायल खत्म हो जाता है, तो ट्रायल खत्म होने के बाद अब यहां पर प्रॉपर्टी जो रिलीज की जाती है वो किसके तहत की जाती है, वो आपका सेक्शन 517। अब थोड़ी सी हम वर्डिंग देख लेते हैं जनाब 517 की, वो क्या कहता है। तो 517 कुछ ये कहता है, 517 ये कहता है कि व्हेन एनी इंक्वायरी और ट्रायल इन क्रिमिनल कोर्ट इज कंक्लूडेड। पहली बात उसने ये कर दी कि जब वहां पर क्या था, यहां पर था कि वो ड्यूरिंग ट्रायल की बात कर रहा था। यहां पर क्या है कि जी एनी इंक्वायरी और ट्रायल क्या हो गया, कोई भी आपका इंक्वायरी है या आपका जो कोई भी ट्रायल है वो क्या हो गया, कंक्लूड हो गया। फिर उसके बाद द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट फॉर द डिस्पोजल। अब डिस्पोजल बाय, अब वो कैसे डिस्पोज करेंगे जनाब प्रॉपर्टी को 517 के अंदर। अब उसने कहा कि डिस्पोजल बाय, तो डिस्पोजल एक बड़ी टर्म है, किस तरीके से डिस्पोज ऑफ की जा सकती है। सबसे पहले डिस्पोजल बाय डिस्ट्रक्शन, किस तरह इसको किया जाएगा, डिस्पोजल बाय डिस्ट्रक्शन किया जाएगा, ठीक हो गया जी। दूसरा डिस्पोजल बाय क्या है, कन्फिस्केशन किया जाएगा। अब ये कन्फिस्केशन कौन सी प्रॉपर्टी को किया जाएगा वो हम देखते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे वो क्या कहता है कि डिस्पोजल किसके जरिए से किया जाएगा, डिलीवरी टू एनी पर्सन और डिलीवरी टू एनी पर्सन। अच्छा जनाब, डिलीवरी टू एनी पर्सन हो गया, क्लेमिंग टू बी एंटाइटल टू पोजेशन देयर ऑफ अदरवाइज एनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर इट। अब क्या हो गया कि 517 ये कहता है कि जब ट्रायल खत्म होगा तो किसी भी प्रॉपर्टी को या डिस्ट्रक्ट किया जाएगा या कन्फिस्केट किया जाएगा या डिलीवरी टू पर्सन किया जाएगा। मतलब उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको परमानेंटली कर दिया जाएगा रिलीज। तो अब 517 तीन चीजों के बारे में। अच्छा, डिस्ट्रक्शन किसकी होगी, डेफिनेटली जो आपका नारकोटिक्स होगा, नारकोटिक्स को हर वक्त क्या किया जाएगा, नारकोटिक्स को आप करेंगे डिस्ट्रक्ट। जो मंशियात वगैरह पकड़ी गई थी तो मंशियात वगैरह को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, उसको जला दिया जाएगा। उसके बाद डिस्पोजल, कन्फिस्केशन, जो आपका वेपन होगा वो सरकार के खजाना में जमा हो जाएगा, जो बाद में सरकारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा।
और जो अदर प्रॉपर्टी है वो डिलीवर कर दी जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। और किसको डिलीवर की जाएगी, किसको रिलीज की जाएगी, डेफिनेटली वो भी हम आगे चलकर यहां पर इन दो केस लॉ के हवाले से देखते हैं कि किसको वो प्रॉपर्टी रिलीज की जा सकती है। पहले हम थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस देख लेते हैं, बल्कि पहले हम यही चीज देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी किसको रिलीज की जाएगी। यहां पर दो केस लॉ है, एक है 2016, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी किसको रिलीज की जाएगी 2016 पीसीआर एलजे और पेज 437 है। और उसके बाद दूसरा जो केस लॉ है वो है 2011 पीसीआर एलजे और उसका पेज क्या है, उसका पेज है 729। अब ये कहता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है चाहे वो टेम्परेरी किसी को देनी है या परमानेंट, तो ये किसको देनी है, ये आपने प्रेमा फेशाए, पहली बात है प्रेमा फेशाए, और उसके बाद लास्ट पोजेसर को देनी है। लेकिन यहां पर एक चीज जो क्लियर हुई, लास्ट पोजेसर की टर्म हमें क्लियर कहां पर हुई, वो ये है 2011 पीसीआर एलजे 729 कि एवरी लास्ट पोजेसर इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। एवरी लास्ट पोजेसर इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द, क्योंकि आपका कोई थीफ है, आपका कोई रॉबर है, तो डेफिनेटली वो भी तो लास्ट पोजेसर है। तो बात लास्ट पोजेसर की नहीं हो रही, बात उस शख्स की हो रही है जो बोनाफाइडली लास्ट पोजेसर था, ऑल्दो वो मालिक था या नहीं था, बट लास्ट पोजेसर था, बोनाफाइडली लॉफुल तरीके से प्रेमा फेशाई तौर पर जो लास्ट पोजेसर था उसको प्रॉपर्टी दी जाएगी। अदरवाइज किसी और शख्स को, चोर वगैरह को किसी भी सूरत में उस चीज की कस्टडी नहीं दी जा सकती। अब अगर हम इन सारी बातों में देखें, क्या देखें, इसके थोड़ा सा जो बाकी चीजें रहती हैं, यहां पर एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, टाइम लिमिट के हवाले से थोड़ा सा देख लेते हैं। जो 517 ने हमें एक टाइम लिमिट बताई है, तो 517 ये कहता है कि भाई अगर कोई भी मुकदमा खत्म हो गया, तो मुकदमा जब क्या हो गया, ट्रायल क्या हो गया, ट्रायल कंक्लूड हो गया, तो आपने देखना है कि अगर तो वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर तो वो प्रॉपर्टी है नेचुरल और स्पीडी डिके वाली, तो अगर नेचुरल और स्पीडी डिके वाली प्रॉपर्टी है तो फिर आपने फौरन दे देनी है। अदरवाइज आपने क्या करना है, 30 डेज वेट करना है। और अगर उसमें कोई अपील हो जाए तो जब तक वो अपील का डिसीजन नहीं आता उस वक्त तक आपने वो प्रॉपर्टी किसी शख्स को नहीं दे देनी, जब तक वो फाइनल अपील उसकी नहीं हो जाती। तो सिर्फ हाँ, इसमें फिर वो कल वाली बात, अब अगर कल किसी ने मेरा एक लेक्चर सुना था मैक्सिम्स वाला, तो अब अगर मैं ये एक चीज़ पढ़ूंगा तो उसको अब वो लेक्चर की समझ आएगी कि सर ने जो बात कल बताई थी वो बहुत अच्छी है, वो वाकई काम की थी। कहता है कि जनाब, व्हेन एन ऑर्डर इज मेड अंडर दिस सेक्शन सच ऑर्डर शैल नॉट एक्सेप्ट वेयर द प्रॉपर्टी इज लाइफ स्टॉक और सब्जेक्ट टू स्पीडी डिके। अगर लाइफ स्टॉक है या कोई स्पीडी डिके वाली प्रॉपर्टी है तो उसको क्या है, वो तो पहले दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद आगे एक लफ्ज कल मैंने आपको पढ़ाया था और वो क्या था, एंड सेव एज प्रोवाइडेड। अब यहां पर इसका क्या मतलब हुआ, अब कल वाला लेक्चर गौर से सुनना, लेटर मैक्सिम का, मैंने कहा था कि जहां पर लिखा होता है ना कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो मतलब अगर कोई और प्रोविजन है तो उसको फॉलो कर लो, नहीं तो ये लोअर ग्रेड प्रोविजन के लिए क्या होता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड होता है। और नॉट विद स्टैंडिंग कब होता है, जो कहते हैं कि बस ये बात माननी है बाकी कोई भी बात नहीं माननी, चीजें जुड़ने लग गई आपकी, आपका लॉ इंटरकनेक्टेड है। जब तक आप सारे लॉज को इकट्ठा मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ चीज़ों की नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपने जोड़नी है। वो जो लेटर मैगज़ीन है, जिसने नहीं सुना वो गौर से सुन ले, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको समझने में आगे मदद देंगी। तो क्या हो गया कि अगर कोई और कहीं पर प्रोविज़न है तो उसको फॉलो कर लो, नहीं तो फिर ये 30 दिन की प्रोविज़न है या अपील के जब तक पेंडिंग है उस वक्त तक आप वो प्रॉपर्टी किसी के हवाले नहीं करेंगे और उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी किसी के हवाले कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ जनाब, ये 516A और 517 में क्या फ़र्क है। 516A और एक 517 दोनों किसके साथ डील करते हैं, दोनों डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। 516A क्या है, ये है ड्यूरिंग ट्रायल और 517 कब दी जाती है, ये है आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। पहला फर्क, तो 516A में प्रॉपर्टी की कस्टडी कैसे दी जाती है, ये होती है टेम्परेरी, और 517 में कैसी होती है, ये होती है परमानेंट। अच्छा, जब ये टेम्परेरी कस्टडी है, एक टेम्परेरी ऑर्डर है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्या लाए करता है, इसके ऊपर लाए करता है आपका रिवीजन। और 517 के तहत जो परमानेंट ऑर्डर हुआ इसके तो इसके तहत क्या चीज लाए करेगी, आपकी अपील।
तो 516A पे रिवीजन और 517 में क्या लाया करेगी, अपील, क्योंकि ये परमानेंट ऑर्डर है और ये क्या था, ये टेम्परेरी ऑर्डर था। ये टेम्परेरी ऑर्डर को आप 517 में जाकर क्या कर सकते हैं, रिवर्ट किया जा सकता है, उस शख्स से प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है कि भाई आपने जो प्रॉपर्टी ली थी ये गलत थी, लिहाजा इस प्रॉपर्टी को आप क्या करें, इस प्रॉपर्टी को आप वापस कर दें। अब उस चीज़ की तरफ आते हैं कि जो केस ला के मैंने आपको जिक्र किया था नॉन कस्टम गाड़ियों के हवाले से, क्योंकि अक्सर लोगों ने ये लेक्चर सिर्फ इसी वजह से सुना होगा कि क्या वाकई जो नॉन कस्टम गाड़ी है इसकी स्पुर्दारी किसी को दी जा सकती है या नहीं। तो 2013 YLR और 2088 इसके ऊपर केस ला है, जो कहाँ का है, जो है पेशावर हाई कोर्ट का। अच्छा, जो आपकी नॉन कस्टम गाड़ियां हैं ये दो किस्म की होती हैं, कुछ होती है टेम्पर्ड या रीफिटेड, टेम्पर्ड या रीफिटेड। तो जो टेम्पर्ड या रीफिटेड गाड़ियां होती हैं ये एक ऑफेंस है कि जिसके ऊपर आपको सज़ा भी मिलेगी और आपको गाड़ी वापस नहीं मिल सकती अगर आपने उसके गाड़ी के जो इंजन या चेसी को क्या किया है, चेसी को जो आपने उसको टेम्पर किया, उसके ऊपर जो नया नंबर लगाया है, तो उस सूरत में अगर टेम्पर्ड है, रीफिटेड है, तो फिर ये आपका लॉ एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर आपकी गाड़ी ना तो क्या है, टेम्पर्ड है, नॉट टेम्पर्ड, टेम्पर्ड भी नहीं है और वो रीफिटेड भी नहीं है, तो उस सूरत में आपको क्या है, उस सूरत में ये देखा जाएगा कि आपने खाली एक फॉल्स नंबर प्लेट लगाई है और वो गाड़ी किसी जुर्म में इस्तेमाल नहीं की। फॉल्स नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाना ये इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर पुलिस आपकी गाड़ी पकड़ ले और पकड़ के कस्टम के हवाले कर दे फिर स्पुर्दारी नहीं मिलेगी। ये कब मिलेगी कि जब कस्टम को पता नहीं चला, पुलिस से डायरेक्ट आप जाकर गाड़ी ले आए तो आपको मिलेगी। लेकिन उसमें पेशावर हाई कोर्ट ने एक विजडम भी दिया था और वो क्या था कि पेशावर के साथ कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहां पर नॉन कस्टम गाड़ियां अलाउड हैं। इन द सेम वे बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहां पर नॉन कस्टम गाड़ियां क्या हैं, अलाउड हैं। तो अगर उन इलाकों के हवाले से अगर कभी कोई ऐसा मसला आ जाए तो आपने क्लेमेंट किसको बनाना है, क्लेमेंट उसका स्पुर्दारी उससे क्लेम करवानी है, पिटिशन उसके नाम की फाइल करनी है कि जो शख्स लास्ट पोजेसर है फ्रॉम दैट रीजन वेयर आपकी ये गाड़ी क्या है, अलाउड। सबसे छोटी स्टिक्स आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस इलाके में वो गाड़ी अलाउड है, अगर वो बंदा आकर यहाँ पर, या तो ये हो सकता है या अगर आप उसको कहते हैं जी नॉन कस्टम है, ये ना अप्लाइड फार थी, हम इसको कस्टम करवाने के लिए जा रहे थे, तो उसमें ये हो सकता है कि आपको एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है, ठीक है जी हम आपको गाड़ी दे देते हैं, आप इसको जो कस्टम का एक तरीकाकार, लेकिन अब तो वो भी काफ़ी मुश्किल हो गया है, तो आप इसको रेगुलराइज करवा लें। खैर, अगर ऐसा मामला नहीं है तो हाई कोर्ट पेशावर का एक मौजूद है केस ला कि जिसमें जो नॉन टेम्पर्ड और जो रीफिटेड गाड़ी है वो लास्ट पोजेसर को दी जा सकती है इफ देयर इज नो अदर क्लेमेंट। अगर कोई और ये जो नो अदर क्लेमेंट की बात है ये पूरे के पूरी स्पुर्दारी में है। अगर क्लेमेंट कोई आज आएगा, क्लेमेंट कोई और आएगा, तो फिर देखा जाएगा कि किसको गाड़ी देनी और किसको गाड़ी नहीं देनी। तो जनाब नॉन कस्टम जो गाड़ी है उसकी क्या है, उसकी कस्टडी दी जा सकती है अगर वो रिफिटेड या टेम्पर्ड नहीं है। तो लास्ट पोजेसर अगर कोई और क्लेमेंट नहीं है तो पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसला के मुताबिक उसको ये गाड़ी दी जा सकती है। अब एक और केस ला जिसमें एक प्रिंसिपल सेट हुआ था जिसके मैंने भी आपको हवाला दिया है, वो क्या है, वो है 2005 PCR LJ पेज 1510 और ये है जनाब डिटेंशन ऑफ बस। इसमें हुआ कुछ इस तरीके से था कि एक बस ड्राइवर ने एक शख्स कत्ल कर दिया, मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया उसके साथ, और बस भी पकड़ी गई, बस ड्राइवर भी पकड़ा गया। तो मालिक ने क्या किया, उसने जनाब बस की कस्टडी के लिए, सुपुर्दारी के लिए दरख्वास्त दी और उसने ये वर्जन लिया कि जनाब मेरा कसूर तो नहीं है, मुल्ज़िम आपका वो है, ये गाड़ी मेरे रोज़गार का ज़रिए खड़ी खड़ी तबाह हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, मुझे ये गाड़ी वापस चाहिए सुपुर्दारी पर। तो यहाँ पर इस केस में हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर वो गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर इस गाड़ी को आप हथियार के तौर पर नहीं रख सकते, ये कोई वेपन नहीं था जो यूज़ हुआ था, तो आप उस शख्स अक्यूज़ की वजह से जो ऑलरेडी ट्रायल फेस कर रहा है, आप इस मालिक मकान को नुकसान नहीं दे सकते। लिहाजा ये जो गाड़ी है वो मालिक मकान को वापस, सॉरी मालिक जो गाड़ी का है उसको ये गाड़ी वापस कर दी जाए। इवन देन कि उससे क्या हुआ था, उससे ये कत्ल हुआ था। इस तरह के कई केस लाज आपको मिलेंगे कि अगर कोई गाड़ी किसी एक्सीडेंट वगैरह में जिससे कोई बंदा मारा जाता है या कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो उसकी कस्टडी ली जा सकती है, लेकिन फिर उसमें थोड़ी सी आपने चेंजिंग करनी होती है। अब क्या हुआ, गाड़ी एक शख्स के नाम पर है,
उससे एक्सीडेंट हो जाता है या किसी उसमें जुर्म में यूज़ करता है और वो गाड़ी क्या होती है, वो गाड़ी आपकी चली जाती है, अदालत में चली जाती है, तो अब क्या करें, अब कहाँ से उसका क्या करें। तो अब अगर वो शख्स मैरिड है तो उसकी वाइफ, या अगर वो अनमैरिड तो उसकी माँ या बाप, कोई वो शख्स क्लेम कर ले कि जनाब गाड़ी तो हम यूज़ करते थे, इसमें हमारा क्या कसूर है, तो लास्ट पोजेसर की बेस पर वो ये गाड़ी लेकर आ सकते हैं। तो गाड़ी जब भी ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, इसके लिए एक फॉर्म वगैरह होता है, वो जमा करते हैं, एक स्पुर्दारी की एप्लीकेशन लिखते हैं हम लोग। वो स्पुर्दारी की एप्लीकेशन जब अदालत उसको उसके बदले में कोई ना कोई एक श्योरिटी मुकर्रर करती है, और उस श्योरिटी के ऊपर वो क्या करती है, वो श्योरिटी को सरकारी मुलाजिम भी हो सकता है या वो इक्वल अमाउंट की श्योरिटी भी हो सकती है। जब हम अदालत को वो श्योरिटी देते हैं तो उस मुचलके के बाद अदालत हमें अलाउ कर देती है और वो जो चीज़ है वो हमें दे दी जाती है। तो इसका ये तरीकाकार है अगर हम कुछ स्पुर्दारी वगैरह लेना चाहते हैं। तो स्पुर्दारी क्या है, रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, कि दो सेक्शन है 516A और 517। अगर मुकदमा चल रहा है तो ड्यूरिंग द कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रायल, जब ट्रायल आपका पेंडिंग है, 516A में टेम्परेरी कस्टडी आपको मिल जाएगी। किस चीज़ की मिलेगी, जो सब्जेक्ट मैटर था किसी भी ऑफेंस के साथ रिलेटेड था, बट आपको एक्सप्लोजिव मटेरियल की नहीं मिलेगी और मंशियात की कस्टडी नहीं मिलेगी। और ऑन द अदर हैंड जब केस ख़त्म हो जाता है तो 1 महीने के बाद अगर वो पेरिशेबल या कोई ख़राब होने वाली चीज़ है, लाइफ स्टॉक या कोई नेचुरल डिकेइंग चीज़ है तो फ़ौरन मिल जाएगी। अदरवाइज़ 1 महीने के बाद या जब तक अपील पेंडिंग है उस वक्त, उसके बाद आपको वो प्रॉपर्टी परमानेंटली रिलीज़ कर दी जाती है। या डिस्ट्रक्ट अगर मंशियात है, या कन्फिस्केट अगर वो कोई वेपन है तो वो कर लिया जाता है। या अगर कोई गाड़ी नॉन कस्टम है तो उसको भी क्या किया जा सकता है, कन्फिस्केट भी किया जा सकता है अगर कस्टम वाले आ गए। अगर वो नहीं आए तो लास्ट पोजेसर को उसकी पोजेशन दी जा सकती है। ये हमारा आज का टॉपिक था स्पुर्दारी के हवाले से। अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।